मैं सर डॉक्टर सिस्टर मंजू टोपो। मैं आपको फिर से विपणन शोध को पढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद हूँ और आज हम पढ़ेंगे तथ्यों का वर्गीकरण या तुम बोले थे इसको क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो हमें मालूम है समान क्या होते हैं, तथ्य क्या होते हैं या फिर डाटा क्या होते हैं। जब भी हम विपणन शोध यानी कि मार्केट से जो समस्या रिलेटेड होते हैं, माने कि मार्केटिंग से जो रिलेटेड समस्या होते हैं उनका यदि हम क्या करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डाटा का संकलन करते हैं। हमारे पास डाटा का संकलन करने की बहुत सारी विधियां हैं। हमें पता है निरीक्षण के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, अनुसूची के द्वारा या तो प्रश्नवाली के द्वारा, जो सबसे हमारे लिए बहुत क्या उपयुक्त हो, अप्रोप्रिएट हो, उसके द्वारा क्या करते हैं, डाटा का संकलन करते हैं। लेकिन डाटा का संकलन या तो एकत्रीकरण या तो कलेक्शन अपने आप में मूक है। ये कुछ भी हमें कोई भी निष्कर्ष नहीं देता है। ये उस समय बिखरा हुआ रहता है। लेकिन जो बिखरे हुए डाटा रहते हैं उसको हमको क्या करना पड़ता है, वर्गीकृत करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। और जो क्लासिफिकेशन करते हैं, क्यों करते हैं, जिससे कि हमें कोई निष्कर्ष मिले, हमें कोई निचोड़ मिले, हमें कोई सिद्धांत मिले। तो इसके हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपका डाटा का विश्लेषण या बोलेंगे वैज्ञानिक तरीके से डाटा का जो विश्लेषण करते हैं उसको करने का सबसे प्रथम श्रेणी होता है आपका तथ्यों का वर्गीकरण करना। तो हम जानते हैं कि तथ्यों का वर्गीकरण से अभिप्राय क्या होगा, आपका जो भी हमारे पास जो अव्यवस्थित समान या तो डाटा रहते हैं उनको हम निष्कर्ष निकालने हेतु उनके गुणों के आधार पर, उनकी या तो समानता या तो असमानता, आपका या तो अनुरूपता के आधार पर श्रेणियों या तो वर्गों में खंडित करते हैं, है ना। हम डिवाइड करते हैं उसके गुण के आधार पर, और जिससे क्या हुआ, हमें जब हम यूं ही उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हमको एक निष्कर्ष मिलेगा, एक निचोड़ मिलेगा, और उसी को हम लोग आगे क्या करते हैं, निर्वचन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और हमें क्या मिलता है, एक निचोड़ या तो ज्ञान मिलता है, या तो हम उसी ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं, एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो एक्चुअल में वर्गीकरण का अर्थ क्या होगा, इसमें बोलता है आपका वर्गीकरण का अर्थ विभिन्न वस्तुओं या बिखरी हुई सामग्री को समान गुणों विशेषताओं के आधार पर विभाजन श्रेणियों या वर्गों में करना पड़ता है। इस प्रकार से वर्गीकरण एक रूपता एवं समानताओं के आधार पर तथ्यों, आंकड़ों या सामग्री का विभिन्न श्रेणियों में विभाजन होता है ना। तो एक परिभाषा दिया हुआ है मन के आधार पर, या तो मन का मत है वर्गीकरण अनिवार्य रूप से वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ रखने का एक प्रकार है ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके। इस प्रकार हमें मालूम है कि वर्गीकरण का अभिप्राय क्या हुआ, हम क्या करते हैं, हमको जो आंकड़े रहते हैं या समग्र रहते हैं, तथ्य रहते हैं, उनको हम उनके गुणों के आधार पर, उनकी समानताओं के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर हम अलग अलग करते हैं, अलग वर्गों में रखते हैं या फिर अलग श्रेणियों में रखते हैं, जिससे हमें कोई निष्कर्ष मिले, हमको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी आज आपका एक अच्छी वर्गीकरण की विशेषता क्या होती होगी। हम यहाँ पर लिखे हैं, देखो यहाँ पर आपका वर्गीकरण की विशेषता, इसमें आपका पहला है वर्गीकरण की स्पष्टता। सबसे पहला हमारे पास आपका दिया हुआ है वर्गीकरण की स्पष्टता। इसमें इसका वर्गीकरण का उद्देश्य तथ्यों या सामग्री को व्यवस्थित करना है ताकि इसे अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सके तथा इसे दूसरों को समझने योग्य बनाया जा सके। इसलिए सर्वप्रथम इस विशेषता क्या है, इसका स्पष्टीकरण। फिर दूसरा आपका है विभिन्न वर्ग एक दूसरे से भिन्न होनी चाहिए, माने कि विभिन्न वर्गों की स्पष्टता के साथ साथ वर्ग या श्रेणियां पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक वर्ग का निर्धारण भिन्न भिन्न विशेषताओं के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि वस्तु को एक ही वर्ग अथवा श्रेणी में रखा जा सके। अगर एक वस्तु को एक से अधिक श्रेणियों में रखा जाता है तो वह वर्गीकरण वास्तव में वर्गीकरण नहीं कहलाएगा। फिर तीसरा है वर्गीकरण का आधार एक ही होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है, परंतु वही वर्गीकरण एक अच्छा वर्गीकरण कहलाता है जो कि एक नियत समय पर आधारित है, अर्थात नियत समय नहीं, नियम के आधार पर आधारित है, अर्थात समानताएं या भिन्नताएं तथ्यों के एक किसी गुण से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कि हम एमकॉम के किसी
कक्ष के छात्राओं का वर्गीकरण करना है तो अनेक आधार हो सकते हैं, जैसे आपका आयु हो सकता है, लिंग हो सकता है, भार, ऊंचाई या तो पढ़ाई में निपुणता। तो ये इतने सारे आधार हो सकते हैं। और तीसरा होता है आपका वर्गीकरण में आपका स्थायित्व होना चाहिए, माने कि देयर शुड बी स्टेबिलिटी। एक अच्छा वर्गीकरण वही है जिसका स्थायी महत्व है, क्योंकि अगर इसमें स्थायित्व नहीं है, अर्थात कभी एक का आधार या फिर कभी दूसरे का आधार पर वर्गीकृत करना, ये आपका अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें तुलना संभव नहीं है। इसलिए हमेशा आप देखना आपका ये क्या इसमें वर्गीकरण में क्या होना चाहिए, स्थायित्व होनी चाहिए। फिर आपका पांचवा है वर्ग में श्रेणियों की संख्या उपयुक्त होनी चाहिए। एक्चुअल में वर्गीकरण की श्रेणियां कितनी होनी चाहिए इसके विषय में कहना कठिन है, लेकिन एक अच्छी वर्गीकरण की श्रेणियां सामग्री की विशेषता तथा संख्या एवं वर्ग विस्तार को सामने रखकर सुनिश्चित की जानी चाहिए। वर्गों अथवा श्रेणियों की संख्या के साथ साथ वर्गों में विभाजित इकाइयों की संख्या का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि दो वर्गों में तो 95% इकाइयां आ जाए और दूसरे में केवल ओनली 5% हो। ऐसे वर्गीकरण सामग्री के विश्लेषण में अधिक सहायक नहीं होते। फिर आपका नेक्स्ट है वर्गीकरण सर्वांगीण होनी चाहिए, माने कि आपका ऐसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन शुड बी एक्सक्लूसिव। वर्गीकरण की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि वर्गीकरण सर्वांगीण या तो निशेष, निशेष माने आपका बैलेंस नहीं आना चाहिए, अर्थात कोई भी इकाई ऐसी नहीं बचनी चाहिए जिसे किसी न किसी श्रेणी में ना रखा जा सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि विभिन्न वर्गों की इकाइयों का कुल योग संपूर्ण सामग्री के कुल योग के बराबर होनी चाहिए। फिर लास्ट आपका वर्गीकरण कैसे है जिसमें परिवर्तनशीलता भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, स्थायित्व होने के साथ साथ वर्गीकरण में परिवर्तनशीलता का अंश भी पाया जाना अनिवार्य है, ताकि अगर इसे नवीन परिस्थितियों में लागू किया जाए तो यह सरलता से अनुकूलन कर सके। वास्तव में कोई भी वर्गीकरण आज के परिवर्तनशील युग में सदा के लिए स्थायी नहीं हो सकता तथा इसमें थोड़ा बहुत लचीलापन होना अनिवार्य है। ये थे इसके उद्देश्य। अब मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा, इसकी क्या थी, ये विशेषताएं थी, ये पूरी विशेषताएं थी। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपका इसका उद्देश्य क्या है, माने इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करना, माने टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ फैक्ट्स। वर्गीकरण का सबसे प्रथम उद्देश्य क्या है, आपका इसकी जो नेचर है, तथ्यों का जो या समा का जो नेचर है, उसका जो प्रकृति है उसको वो स्पष्ट करता है। इसमें क्या समानताएं हैं और इसमें क्या भिन्नताएं हैं। फिर दूसरा है हमारा तथ्यों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाना, टू मेक द फैक्ट्स ब्रीफ एंड मोर टेंजिबल। यानी कि वर्गीकरण का आधार तथ्यों का तार्किकता के आधार पर, अर्थात वस्तुनिष्ठ रूप में या तो समानताओं या तो असमानताओं के आधार पर समूहों एवं श्रेणियों में बांटना चाहिए। आपका जब हम ऐसे करते हैं तो ये पूरे समूह को बिल्कुल बोधगम्य यानी कि टेंजिबल बना लेता है और इसको हम जो भी देखता है वो समझ में आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका तथ्यों के विश्लेषण में सहायता देना, टू हेल्प इन द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। आपका हमारे पास तथ्य आते हैं, जो आंकड़े आते हैं और समांक आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, विश्लेषण के लिए उपयुक्त बनाते हैं। और जब तक हम इसको वर्गीकृत नहीं करेंगे उससे हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए और आपको व्याख्या भी नहीं करेगा कि हम उससे क्या, उसमें हम क्या देखना चाहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है सामान्यीकरण में सहायता देना, टू हेल्प इन जनरलाइजेशन। वर्गीकरण के आधार पर सामग्री के बारे में सामान्यीकरण करना सरल हो जाता है। वास्तव में समानताओं और असमानताओं के आधार पर विषय वस्तु में भेद किया जाता है, अंतर किया जाता है। तो आप देखोगे सामान्यीकरण की क्रिया में क्या होता है, संक्षिप्त आ जाता है और सरलता आ जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका नंबर 5, तुलना में सहायता देना, टू हेल्प इन कंपैरिजन। हमें मालूम है जब क्या करते हैं, अगर जितने भी तथ्य हैं या तो सामग्री है उनको उनके गुण के आधार पर या तो समानताओं के आधार पर क्या करते हैं, विभक्त कर देते हैं, तो क्या होता है हमको आराम से हम तुलना कर सकते हैं और उसको समझ में किसी को भी इसको देखने से समझ में आ जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है तथ्यों के महत्व का ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट।
माने हम बता रहे थे आपको शुरुआत में कि अगर मान लेते हैं हमारे पास में बहुत सारा आंकड़ा है, ओके, मान लेते हैं विपणन छोड़ के विपणन से संबंधित हम क्या करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, और उसके विषय हमने क्या किया, बहुत सारा आंकड़ा जमा किया है, और उसमें हम देख रहे हैं ये पूरा बिखरा हुआ है। अगर बिखरा हुआ है तो हमको हमको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जब इसको वर्गीकृत करते हैं तो कोई व्यक्ति उसको देख के समझ में उनको समझ लेगा। माने कि हम दूसरे एकदम सिंपल शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, जो क्या जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको समझने के लिए किसी विवेक की आवश्यकता नहीं होती, बुद्धि की आवश्यकता नहीं हो सकती, आप देख करके यूं ही समझ जाएंगे। तो ये इसका उद्देश्य होता है आपका, किसका उद्देश्य, क्लासिफिकेशन की उद्देश्य। आगे हम समझाएंगे आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, माने इसको हिंदी में बोलेंगे आपका वर्गीकरण का आधार कैसे होता है। सबसे पहला आपका गुणात्मक आधार। गुणात्मक माने क्वालिटेटिव बेसिस, हम कैसे करते हैं, हमारे पास जो आंकड़े होते हैं, समांक होते हैं, उसको गुणों के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, अनेक श्रेणियों में या तो वर्गों में बांटते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना, ये गुण क्या हो सकते हैं, जैसे जाति हुआ, प्रजाति हुआ, धर्म हुआ, या फिर आप बोल सकते हो वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता, या तो बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे, इनका हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी हुआ, तो उन क्वालिटी के आधार में हम क्या कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। फिर दूसरा आपका है गणनात्मक बोलते हैं इसको, क्वांटिटेटिव बेसिस। जो तथ्य होते हैं हमारे पास में, तथ्य जो समांक होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम उसको कैसे करें, केवल गुण के आधार पर, लेकिन जहाँ गुण के आधार पर हम जहाँ बांट नहीं सकते हैं, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, संख्या के आधार पर गणना करके हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ओके, आपका गणना माने हम जैसे मैं बोलती हूँ, आपका ऊंचाई हो सकता है, वजन हो सकता है, आय, व्यय, उत्पादन, इसको हम गुण के आधार पर नहीं, हम किसके आधार पर बांटेंगे, आपका वर्गीकृत करेंगे, आपका क्वांटिटी बोलते हैं तो गणनात्मक, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आपका है सामाजिक आधार, सामयिक आधार, ऐसे बोलते हैं पीरियोडिकल बेसिस। पीरियोडिकल माने इसका नाम स्पष्ट है, इसको हम कैसे बांटेंगे, आपका हम लोग क्या करेंगे, आपका समय के आधार पर, आपका ये जो हम वर्गीकृत करेंगे 1 सप्ताह के लिए, या तो 1 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, या तो 1 साल के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग वर्ग में बांटेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ ना, जो हमारे देश में जनगणना होती है हर 10 वर्ष में, इसका एक उदाहरण है, सामयिक आधार का उदाहरण है। और वैसे हम लोग पढ़ते हैं कॉमर्स में, अगर मान लेते हैं हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो 6 महीने का उत्पादन कितना हुआ, या तो हर 6 महीने का उत्पादन हम देखेंगे, है ना। तो ये आपका हुआ एक सामयिक आधार। फिर नेक्स्ट आपका है भौगोलिक आधार के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको तथ्यों का क्लासिफिकेशन करते हैं। आपका भौगोलिक आधार माने क्या, हम लोग आपका जहाँ तथ्यों और समांकों को हम उनके स्थान के आधार पर, यानी कि जियोग्राफिकल बेस के आधार पर बांटते हैं, है ना। तो आपको बोलेंगे विभिन्न प्रांतों या एक प्रांत के जिलों में जनसंख्या का वर्गीकरण, ये भौगोलिक वर्गीकरण है ना। आपका समय तथा स्थान के आधार पर भी आपका वर्गीकरण करना बहुत सरल कार्य है। तो मैं उस जब भी समझाई हूँ उसी को समझा दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए आपका गुणात्मक आधार, आपका यहाँ गुणात्मक आधार में यहाँ पर देखिए सब व्यक्तियों का वर्गीकरण, सब व्यक्तियों का वर्गीकरण कैसे कर रहे हैं, आपका गुण के आधार पर। देखो विवाहित हुआ, अविवाहित, विधवा कितने हैं, विधुत कितने हैं, तलाकशुदा कितने हैं, और कुल योग। तो यहाँ पर ये संख्या बता रहा है इसके विषय में, है ना, इनके गुण के आधार पर हुआ पहला। और दूसरा हुआ आपका गणनात्मक वर्गीकरण, यानी कि आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पर देखो 20 परिवार या बच्चों की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखो बच्चों की संख्या प्रति परिवार कैसा, आप देखो आपका यहाँ पर आपका यहाँ बच्चों की संख्या प्रति परिवार, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 14। यहाँ परिवार की संख्या आवृत्ति, यहाँ पर 3 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, या 4 और 4 2 1 आपका है आवृत्ति हुआ। तो आप देख रहे हैं कुल योग 20 हुआ आपका। फिर नेक्स्ट हमारा का सामयिक वर्गीकरण बोलेंगे, था सामयिक माने पीरियोडिक बेसिस। आपका देख रहे हैं 2001 से लेकर के आप हम लेंगे 2003 तक, यहाँ 5 नंबर 2003 तक, है ना। छत्तीसगढ़ में छात्रों की संख्या मान लेते हैं कि आपका छात्र कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हम देखते हैं आपका ईयर 2001 2 and 3। आर्ट्स स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर, आपका कला संख्या के स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर, देखो 1900 और इतना, और साइंस में देखो इतना हुआ, और कॉमर्स में इतनी, और टोटल हो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका समय का आधार माने ईयर देखो 2001 से लेकर के 2003 के बीच में जो आपका वेरिएशन हुआ, आपका जो अंतर आया, आपका उछाल आया, या तो जो भी कमी है बड़ी है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर आपका स्थान के अनुसार वर्गीकरण, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्थान माने यहाँ देखिए देश,
भारत लिए हैं, इंडोनेशिया, जापान, उनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, जनसंख्या आपका 10 लाख में और घनत्व। तो ये आपका दिखा रहा है ये स्थान के आधार पर, है ना, भारत, इंडोनेशिया, जापान, ये आपको दिखा रहा है आपका स्थान के अनुसार वर्गीकरण। तो इस ऐसा हम लोग करते हैं तत्वों या तो समांकों का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद में आज के लिए हम इतना पढ़ाएंगे, इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे सारणियाँ, यानी कि हम लोग कैसे सारणियों को टैबुलेशन कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।